तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन को अक्सर मैं कहता हूं द मैरिज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी मैरिज हो सकती है, बिल्कुल इस बात को हम समझेंगे। तो हमने ये देखा कि अभी तक हमारे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये टोटली डेवलप हो चुके हैं। अब जो हमारा अगला प्रोसेस होने वाला है उसमें जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से शेड करेगा और अब वो कहाँ पे जाने वाला है बेटा, बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने वाला है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आई बेटा। सो एनसीईआरटी कहते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेडेड फ्रॉम द स्टिग्मा टू द एंथर ऑफ ए पिस्टल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। तो पॉइंट ये है कि पोलिनेशन क्यों इवॉल्व हुई, पोलिनेशन का क्या बेसिकली प्लांट्स को मतलब प्लांट्स में को अपने अंदर पोलिनेशन करने की आवश्यकता पड़ी, तो ये बात भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर हम फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करें बेटा, तो इन्होंने पोलिनेशन को करने के लिए डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स अपने अंदर क्या करें, इवॉल्व करें, जिसको हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करे कि उन्होंने स्पेशल एजेंट्स का यूज़ करा पोलिनेशन करवाने के लिए, जिसको बेसिकली हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो अगली बात ये है कि अगर हम पोलिनेशन की बात करें, कि वो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है उसका जो सोर्स है, बेसिकली जो सोर्स है उसका, कि वो किस सोर्स का यूज़ कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ पोलिनेशन। हमारे पास पोलिनेशन कितने तरह की हैं, 3 तरह की हैं। 3 तरीके से हम पोलिनेशन को बेसिकली समझते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से दी हैं वो। फर्स्ट इज द सेल्फ पोलिनेशन, इसको एनसीईआरटी ने ऑटोगैमी कहा है। उसके बाद है ज़ेटोनोगैमी और उसके बाद है क्रॉस पोलिनेशन। तो बेटा यहाँ पे मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर दूँ कि बेसिक जो पोलिनेशन की टाइप्स हैं वो 2 ही हैं, एक सेल्फ होती है और एक क्रॉस होती है। सेल्फ के अंडर बेसिकली 2 आती हैं, ऑटोगैमी एंड ज़ेटोनोगैमी। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करती है जीनोगैमी। क्या वर्ड यूज़ करती है, जीनोगैमी। तो अब हम इनको समझने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है दैट इज़ द ऑटोगैमी। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, यानी कि ये वो वाला प्रोसेस होगा जिसमें जो पोलन ग्रेन है इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बस इतनी सी कहानी है। सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन होगा और उसी के स्टिग्मा के ऊपर वो क्या कर जाएगा, लैंड कर जाएगा। यानी कि उस पोलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें बेटा सबसे पहली एग्जांपल लेती है एनसीईआरटी वियोला, जिसको कॉमन फैंसी कहा जाता है। उसके बाद ऑक्सैलिस एंड कमेलिना। तो एनसीईआरटी कहती है कि इन प्लांट्स में 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। फर्स्ट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड नंबर 2 आर द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है। तो आप देखिए, ये जो हमें यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है इसमें 2 तरह के फ्लावर्स हैं। जो इसकी आपको रूट्स पे नजर आ रहे हैं बेटा, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, और जो आपको इसके शूट पार्ट में नजर आ रहे हैं कौन से वाले हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं। तो क्लिस्टोगैमस का बेसिकली मतलब है क्लोज्ड, गैमस मतलब मैरिज। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, ये हमेशा क्लोज रहते हैं। तो अगर बेटा कभी फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, हमेशा क्लोज रहेगा, तो उसमें हमेशा कौन सी वाली पोलिनेशन होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगी। दे डू नॉट ओपन एट ऑल। उसके बाद इनका जो एंथरोस्टिग्मा ये ऑब्वियसली एक दूसरे के पास होगा, सो दे आर ऑटोगैमस। तो इनमें ज़्यादा चांसेस किसके हैं, सेल्फ पोलिनेशन के ही इनमें चांसेस रहेंगे। हालांकि उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि जब इस कंडीशन में एंथर मैच्योर कर जाता है, क्योंकि फ्लावर क्लोज है तो एंथर को बाहर पोलन ग्रेन को बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसीलिए वो प्रेफर क्या करेगा यहाँ पे, सेल्फ पोलिनेशन। क्या प्रेफर करेगा, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर प्लांट कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन करता रहेगा
कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, सेल्फ पोलिनेशन करता रहेगा। जैसे कि ये फर्स्ट जनरेशन आई, फिर ये सेकंड जनरेशन आई, फिर ये थर्ड जनरेशन आई, तो हो क्या रहा है, सक्सेसिव जनरेशन में क्योंकि कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, इसके कारण जो प्रोजेनी है वो क्या पड़ सकती है, वीक पड़ सकती है। प्रोजेनी क्या पड़ सकती है, वीक पड़ सकती है, जिसे क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट इज, इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्लांट में बार बार सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं तो उसके कारण उस प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या उनके जो बेसिकली जीनोटाइप के बाद जो फिनोटाइप बनेगा उनमें क्या हो सकता है, उनमें क्या हो सकता है बेटा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उनमें क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इनमें कोई एवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। कोई अगर इनमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आने वाली प्रोजेनी क्या पड़ सकती है, वीक पड़ सकती है, जिसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। अब फायदा ये है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर हमेशा क्लोज स्टेट में रहेगा तो पोलन ग्रेन को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं और पोलिनेशन के बाद वहाँ पे फ्रूट और सीड बनने के चांसेस भी क्या हैं, ज़्यादा हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन में हमें किसी भी पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद जो दूसरी टर्म एनसीईआरटी यहाँ पे यूज़ कर दी है, दैट इज़ द चेस्मोगैमस। बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर वो होता है जो हमेशा ओपन रहते हैं, इनके पास चॉइस होती है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करें या क्रॉस पॉलिनेशन करें, राइट। अब उसके बाद हम बात करेंगे ज़िटनोगैमी की। किसकी बात करेंगे, ज़िटनोगैमी की। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से ये चीज़ें बताता हूँ। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, तो ये हमारे पास एक प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर्स आ गए। लेट अस सपोज ये हमारे पास प्लांट बी आ गया, ठीक। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या हो रहा था, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा, लैंड करेगा। दिस वाज द सेल्फ पोलिनेशन। अब ज़िटनोगैमी किसे कहा जाता है, तो ज़िटनोगैमी का मतलब होता है बेटा, ज़िटनो का मतलब होता है नेबर। क्या मतलब होता है बेटा, नेबर। यानी कि इस केस में जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से ट्रांसफ़र करेगा टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट सेम स्पीशीज, बात समझ में आई आपको। तो ज़िटनोगैमी में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पोलन ग्रेन जो है वो एक ही प्लांट के फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, लैंड। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाली पोलिनेशन ज़्यादातर वो प्लांट्स प्रेफर करते हैं जिनमें 2 तरह के फ्लावर्स आएँ। कितने तरह के फ्लावर्स आएँ, या अगर मैं सिंपली बोलूँ, ये वो वाले प्लांट्स में होगा जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होंगे, सेपरेट। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जिसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है हमें कॉर्न कॉब का। किसका एग्जाम्पल देती है, कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल देती है। तो कॉर्न कॉब में क्या होता है, कॉर्न कॉब में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से आपने भुट्टा खाया होगा, इस तरीके से हमारे पास तो ये जो आपको ऊपर का पार्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम भी दी गई है, ये देखिए। कॉर्न कॉब्स में द टेसल्स आर द स्टिग्मा एंड द स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास टेसल्स, तो ये क्या करते हैं, ये इसका मेल पार्ट होता है, ठीक है, और ये इसका फीमेल पार्ट है। तो क्या कहता है कि जब टेसल्स वेव करते हैं, टेसल्स क्या करते हैं, वेव करते हैं, तो यहाँ से पोलन ग्रेन गिर के
इसके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है और वहाँ पे पोलिनेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट। वहाँ पे पोलिनेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो वो वाली पोलिनेशन जिसमें एक ही प्लांट के मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है या फिर डिफरेंट फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, ज़ेटोनोगैमी बोला जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, अगर हम टेक्निकली देखें तो इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी तो पोलिनेटिंग एजेंट का सहारा लेना पड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रॉस पोलिनेशन भी हो रही है। क्या हो रही है, क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन प्लांट तो सेम ही है। इसीलिए जो ज़ेटोनोगैमी है इसको फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है और जेनेटिकली इसे क्या कहा जाता है, सेल्फ पोलिनेशन। जेनेटिकली इसे क्या कहा जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन, दैट इज ऑटोगैमी। और बेटा अगर ये क्रॉस पोलिनेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे किसी पोलिनेटिंग एजेंट का भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि एक जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ेटोनोगैमी कौन सी वाली पोलिनेशन है, तो आप बोलेंगे ऑटोगैमी। और अगर हम एक इकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फंक्शनली देखें तो ये कैसी है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ज़ेटोनोगैमी। अब किस पे चलते हैं हम, तो जो ज़ेटोनोगैमी है बेटा, दिस इज प्योर क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या है, तो ज़ेटोनोगैमी का मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, जीनो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, गैमी का मतलब मैरिज। तो सिंपली इट इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन, it is the transference of pollen grain from anther of one plant to the stigma of another plant, but same species होना चाहिए। species क्या होना चाहिए, सेम। हाँ, उनमें बेटा आप ये कह सकते हैं कि जेनेटिकली दोनों प्लांट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक मेल प्लांट होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल प्लांट। जैसे इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पपाया का। किसका एग्जांपल है बेटा, पपाया का। तो पपाया में मेल और फीमेल प्लांट अलग रहता है, सिंपली वहाँ से पोलन ग्रेन मेल प्लांट से कहाँ जाएगा, फीमेल प्लांट के ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो ये ट्रू क्रॉस पोलिनेशन है। अब अगली बात ये है, अगला पॉइंट ये है कि अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, या जो हमने ज़ेटोनोगैमी में भी देखा, तो ये पोलन ग्रेन क्या पैर तो लगे नहीं है, इस पोलन ग्रेन के पांव तो लगे नहीं है कि वहाँ से अपने पैरों से चल के दूसरे प्लांट के पास पहुँच जाएगा। तो हमारा जो अगला रेफरेंस बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि क्रॉस पोलिनेशन को कराने के लिए हमें किसी एजेंट की आवश्यकता होती है, जिनको हम पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। उन्हीं पोलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से क्रॉस पोलिनेशन संभव हो पाती है। तो अगर हम पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो हमारे पास ये दो तरह के रहते हैं बेटा। फर्स्ट इज द एबायोटिक एजेंट्स एंड नंबर 2 आर द बायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक एजेंट्स में जनरली विंड और वाटर ही हमारे पास आते हैं, और बायोटिक में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स हैं ये किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले आती है विंड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट एंड द पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली। अभी जस्ट मैंने आपके साथ एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि जो कॉर्न कॉब होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो टेसल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, वेव करते हैं। ये क्या करते हैं, वेव करते हैं। ये वेव करते हैं हवा में और इनको रिसीव करिए। देखिए ये टेसल बोला मैंने, जैसे ही हवा चलेगी तो इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो शेड होके जो कॉर्न होंगे इसके किसके ऊपर, एयर के ऊपर, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, और पोलिनेशन का प्रोसेस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब नीट में सवाल एक और पूछा जाता है कि ये जो सबसे कॉमन है विंड पोलिनेशन किस में है, सो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। आप इसको मोनोकॉट्स भी कह सकते हैं, ठीक होगी बात। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई प्लांट विंड पोलिनेशन कर रहा है तो उसके कौन से फ्लोरल फीचर्स होंगे, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। और दूसरे तरीके से सवाल आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि विंड पोलिनेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लांट अपने अंदर कौन कौन से फीचर्स को डेवलप करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर है बेटा, उनमें जो पोलन ग्रेन का अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बेटा पोलन ग्रेन को जब एयर लेके जा रही है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो सकता है। एयर अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है,
इसीलिए वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स का प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो एंथर से प्रॉपरली क्या हो सके, विंड उसको कैरी कर सके। उसके बाद दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए वेल एक्सपोज स्टेमन का मतलब ये है कि जब रास्ते से पोलन ग्रेन आ रहे होंगे, अगर इसका ये स्टिग्मा पार्ट, यानी कि कौन सा पार्ट, स्टिग्मा किसका पार्ट है, जो स्टेमन, सॉरी मैंने थोड़ा बेटा गलत बोल दिया, थोड़ा गलत हो गया। वेल एक्सपोज स्टेमन का मतलब, वैसे वो वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, ये वाला भी हमें डिस्कस करना ही है। तो वेल एक्सपोज स्टेमन का मतलब ये है कि ये एयर में रहने चाहिए, ये नहीं हो कि ये फ्लोर के अंदर घुसा हो। इसका जो स्टेमन का पार्ट है ये एयर में रहना चाहिए ताकि यहाँ से इजीली जो पोलन ग्रेन है वो क्या कर सके, लीव आउट कर सके, क्या कर सके, लीव आउट कर सके। हाँ, अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था वो बेसिकली पिस्टल के रिलेटेड था। तो हमारे पास जो स्टिग्मा पार्ट है, क्या बेटा, स्टिग्मा पार्ट है, इसका जो लैंडिंग सरफेस है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि कम से कम एक आधा पोलन ग्रेन तो इसके ऊपर क्या कर सके, लैंड कर सके। अगर इसका जो हमारा स्टिग्मा का सरफेस होगा ये छोटा होगा तो पोलन ग्रेन के बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसको क्या कर सके, ट्रैप। उसके बाद इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी। क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए ताकि वो इजीली पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट है वो है वाटर। वो क्या बेटा, वाटर। तो वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अब एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे हम। सो इट इज लिमिटेड टू 30 जनरा मोस्टली इन मोनोकॉट्स, ज़्यादातर ये मोनोकॉट्स में ही होता है। अब सीबीएसई के टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए वो कौन से वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं जो फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर वाले हमारे पास वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला हैं, और मैराइन वाटर वाले कौन से बेटा, ज़ोस्टेरा, जिसको हम सी ग्रासेस भी कहते हैं। अब हमने 11th क्लास में प्लांट किंगडम में एक बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें तो गैमीट्स ट्रांसफर होता ही किससे था, वाटर से था। होता ही किससे था, वाटर से था, क्योंकि ये प्लांट्स एल्गी और ब्रायोफाइट्स तो ऑलमोस्ट वाटर में ही होते थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स भी पानी का ही यूज़ करते थे, इसलिए इनका रिस्ट्रिक्शन नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स के लिए ही रहता था। एनसीईआरटी ने ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो वाटर पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स है ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। हमारे पास ऐसे कुछ स्पीशीज़ पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स के जो पानी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी ने यहाँ पे 2 प्लांट्स के बारे में डिस्कस करा है जो वाटर पोलिनेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, वेलिस्नेरिया। जिसमें सबसे पहले क्या है, वेलिस्नेरिया। अब देखिए, तो वेलिस्नेरिया एक डाइशियस प्लांट है। डाइशियस प्लांट वो होता है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये इसका मेल फ्लावर है, और ये प्लांट कह लीजिए, और ये क्या है, इसका फीमेल प्लांट। ये इसका मेल फ्लावर है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका फीमेल फ्लावर का क्या है, ये बेसिकली इसकी स्टाइल है, और ये ऊपर की तरफ क्या है, इसका स्टिग्मा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो प्लांट है वो पानी के अंदर है। प्लांट कहाँ है, पानी के अंदर है, लेकिन इसमें जो मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स है ये पानी के सरफेस के ऊपर आएंगे, पानी के सरफेस के ऊपर आएंगे, और ऊपर, और जो इसका फीमेल पार्ट होगा यानी कि स्टिग्मा, वो भी इस पोलन ग्रेन का पानी के ऊपर ही इसका क्या कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पॉइंट ये कि ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक कैसे पहुँचता है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स। बाय द हेल्प ऑफ, ये वाटर करंट्स के द्वारा इस फीमेल के पास पहुंचता है। जैसे ही फीमेल के पास पहुंचता है तो इसको रिट्रैक्ट कर लेती है वापस, क्योंकि जो इसकी स्टाइल होती है कैसी होती है, रिट्रैक्टेबल होती है। ये इसको वापस खींच लेती है और पोलिनेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब यहाँ पे जो पोलिनेशन है ये वाटर के सरफेस के ऊपर हो रही है, इसलिए इस पोलिनेशन को जो वेलिस्नेरिया में होती है इसको हम एपीहाइड्रोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम एपीहाइड्रोफिली भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम सी ग्रासेस में देखें तो अगेन सीबीएसई के टर्म 1 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सी ग्रासेस होते हैं इनमें पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं लॉन्ग एंड रिबन लाइक। कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड रिबन लाइक।
और जो ये सी ग्रासेस होते हैं ये कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं, ये कंप्लीटली, इनका कोई भी पार्ट पानी के सरफेस के ऊपर नहीं जाता है, इसलिए इनमें जो पॉलिनेशन होती है उसे कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहा जाएगा बेटा? हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन कंप्लीटली पानी के अंदर होगी। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्पेशल चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो बेटा देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि जो पॉलिनेशन है, यानी कि जो वाटर और विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रही है, इसमें हमने देखा कि किसी भी पॉलिनेटिंग की एजेंट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है तो फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और उसमें किसी तरह के भी नेक्टर प्रोड्यूस करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि प्लांट जो ज़्यादातर जो प्लांट वाटर पॉलिनेशन कर रहा है, तो पानी में रहने के लिए कुछ उसको अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी जिससे वो वाटर से अपने आप को बचा पाए। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में, उनके बाहर एक म्यूसिलेज का कवरिंग रहता है। इट इज़ बेसिकली अ वैक्सी कोटिंग। ये क्या बेटा? एक वैक्सी कोटिंग होती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो भी प्लांट पानी में होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वाटर पॉलिनेशन करें। बेटा वाटर पॉलिनेशन केवल वही करेगा जो पानी के अंदर होगा, लेकिन जो पानी के प्लांट ऊपर है, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है लोटस। लोटस के केस में लोटस पानी के ऊपर होता है। कहाँ होता है बेटा? इस तरीके से ऐसे पानी है और ये लोटस पानी के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर होता है। तो इस केस में जो पॉलिनेशन वो वाटर के द्वारा नहीं होगी बेटा, वाटर के द्वारा नहीं होगी। यहाँ पे पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट कराएगा या तो विंड कराएगी। तो इसी के केस में दो एग्जांपल्स ऐसे दिए हैं जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट इज द वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अगर हम वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली को देखें तो ये दोनों के दोनों प्लांट्स पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं। इनके फ्लावर्स जो है, ये पानी का सरफेस मान लीजिए आप, ये पानी का सरफेस मान लीजिए, ये दोनों प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, इन दोनों प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं ये पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं। इसीलिए इनमें वाटर पॉलिनेशन ना होके कौन सी पॉलिनेशन होगी बेटा? या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगी या तो एयर पॉलिनेशन होगी। क्लियर होगी बात आपको? अब जो हमें अगली चीज़ पढ़नी है दैट इज़ द बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक में हमने पढ़ा बेटा वाटर एंड एयर। बायोटिक की अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेशन जो है वो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा होती है। एग्जाम्पल इसमें बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प्स, आंट्स, मॉथ्स। बर्ड्स में आगे बेटा सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा बर्ड। उसके अलावा बेटा बैट, नाउ रिमेंबर द पॉइंट, बैट इज नॉट अ बर्ड, इट इज़ अ मैमल। उसके बाद प्राइमेट्स में आगे बेटा लैम्यूर्स, आर्बोरियल्स, ट्री ड्वेलिंग जो होते हैं यानी कि जो ट्रीज वगैरह में रहते हैं, रोडेंट्स वो होते हैं जो सीड्स खाते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स में आ गई जैको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। ठीक है बेटा। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं वो कौन से बेटा? इंसेक्ट्स, विच इज़ कॉल्ड एंटोमोफिली। और इंसेक्ट्स में भी पूरी दुनिया की 80% पॉलिनेशन करती हैं बेटा हनी बीज। कौन करती हैं? हनी बीज करती हैं। कौन करती हैं? हनी बीज करती हैं। उसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर तरह के इंसेक्ट्स से ही अपनी क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा? पॉलिनेशन। अब जिस तरीके से हमने पढ़ा कि वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या फीचर्स हैं, उसी तरीके से इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के भी हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं। तो अगर किसी फ्लावर को वो चाहता है कि मुझे इंसेक्ट पॉलिनेट करे तो ऑब्वियसली वो बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी कलरफुल, उसमें फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो इंसेक्ट कोई पॉलिनेशन करने तो नहीं आ रहा है। इंसेक्ट को ये बात थोड़ी पता है कि मैंने इसकी कोई पॉलिनेशन करनी है आगे जाके। इंसेक्ट तो केवल अपने फायदे के लिए वहां पे आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो प्लांट का भी या फ्लावर का भी फायदा कर रहा है। तो इसीलिए ये जो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स होते हैं जो इंसेक्ट वहां पे कलेक्ट करने आता है, इनको अक्सर हम फ्लोरल रिवॉर्ड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड्स कहते हैं। एक रिवॉर्ड और भी आएगा, अभी बताएंगे आपको। अब इन केस में जो फ्लावर्स होते हैं, अगर कोई फ्लावर छोटा है, क्योंकि फ्लावर यहाँ पे जनरली क्या चाहिए? बड़ा। अगर कोई फ्लावर छोटा है तो वो जनरली क्या बना देता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं।
जैसे इसमें एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, कैलिस्टेमोन बॉटल ब्रश ट्री, उसमें क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिससे इंसेक्ट को वो इजीली क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। द फ्लावर्स, अब यहाँ पे एक पॉइंट, अब ये तो उन फ्लावर्स की हमने बात की जो ज़्यादातर हनी बीज पसंद करते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको गंदी स्मेल चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, यानी कि जो ओडोर स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, उनमें आगे बेटा फ्लाइज एंड बीटल्स। तो ये ऐसे फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कैसी स्मेल रिलीज करते हैं बेटा, फॉल स्मेल, गंदी स्मेल होती है, क्योंकि इनको वही चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। और अगली जो प्रॉपर्टी है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की बेटा, फ्लावर्स जो होते हैं, आई मीन इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्टर और पोलन ग्रेन के अलावा भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए ही अपना प्यार दिखाते हैं। उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि अगर ये इंसेक्ट मुझे पोलिनेट नहीं करेगा तो मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसी के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है एमोर्फोफैलस एंड यूका। अब देखिए जो यूका प्लांट है, जो यूका प्लांट है, इसकी जो ओवरी होती है, इसकी जो ओवरी होती है बेटा, इसकी ओवरी में एक इंसेक्ट है जिसका नाम मोथ है, इसका नाम है मोथ। इसकी ओवरीज में ये अपने एग्स को ले करता है, इसकी ओवरी में क्या करता है, ये अपने एग्स को ले करता है। और बेटा जब ये एग हैच हो जाता है तो जब ये इंसेक्ट यहाँ से बाहर निकलता है, ये अपने साथ साथ पोलन ग्रेन्स भी उड़ा के ले जाता है और ये दूसरे प्लांट को क्या कर देता है, पोलिनेट कर जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो यूका प्लांट है, इसको मौत के बिना कोई भी पोलिनेट नहीं कर सकता है। ऐसी एसोसिएशन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट हो और अगर एक नहीं होगा तो दूसरे के ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डेथ हो जाएगी। इस एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। उसके अलावा एमोर्फोफैलस में भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लोर है और बेटा दुनिया का जो लार्जेस्ट फ्लोर है दैट इज रेफ्लेशिया। हो गया बेटा, दैट इज रेफ्लेशिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस प्लांट ने इस इंसेक्ट को एग्स ले करने के लिए क्या दिया, एक घर दिया। इसलिए बेटा इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए यहाँ पे एक और फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है, एग्स को ले करने देना। अब दुनिया में सारे इंसान तो अच्छे नहीं होते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद पोलिनेशन नहीं है, वो केवल आते हैं, पोलन ग्रेन्स खाते हैं, नेक्टर को खाते हैं और किसी तरह के भी पोलिनेशन नहीं करते हैं। तो इन इंसेक्ट्स को हम पोलन रोबर्स और नेक्टर रोबर्स कहा जाता है। इनका बस जिंदगी का एक ही मकसद है कि फूल को बर्बाद कर दो और किसी तरह की भी पोलिनेशन ना करो। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें जो अगली चीज़ पढ़नी है कि अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, अगर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उसको फोर्स कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अभी अभी सेल्फ पॉलिनेशन में आपको ये चीज़ बताई हमने कि अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से उसकी आने वाली जनरेशन वीक पड़ सकती है, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए ही प्लांट्स ने अपने अंदर इवॉल्व करा था क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम इन फैक्टर्स को समझते हैं कि प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करता है, जिसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में।